from agro residue. दिल्ली दौरे से वापस रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल। एयरपोर्ट पर सीएम बघेल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। 7 और 17 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 3 दिसंबर को आएगा नतीजा। रायपुर में टिकट वितरण को लेकर बोले मंत्री बृजमोहन अग्रवाल। बीजेपी ने 85 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। प्रदेश भर में आचार संहिता लागू। मुंगेली में डीएम ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। और कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने पीसी का बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी पर नए चेहरों को मौका नहीं देने का लगाया आरोप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से वापस रायपुर लौट आए हैं। आपको बताते चले कि इस दौरान रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की और इस दौरान उन्होंने CWUC की बैठक को लेकर भी जानकारी साझा की। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस की सूची को लेकर उन्होंने कहा कि हमने सभी सीटों पर रणनीति बना ली है। CEC की बैठक के बाद जल्द सूची भी जारी होगी। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी की दूसरी सूची पर उन्होंने बयान दिया है और कहा कि जिनको जनता ने पहले ही नकार दिया उनके सारे चेहरों को टिकट दिया गया है। बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए चेहरे नहीं है। बीजेपी लाख कोशिश कर ले, उन्हें जीत नहीं मिलने वाली है। वहीं आपको बताते चले उन्होंने यह भी कहा कि जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में हुई CWUC की बैठक को लेकर कहा कि CWC की 4 घंटा तक चर्चा चली है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना की बात कही थी और उसी पर सभी सदस्यों ने मोहर लगाई है। वहीं आपको बताते चले कि जाति जनगणना से सभी वर्गों का विकास होता है और उसके लिए योजना बनाने के लिए ऐसा निर्णय लेना जरूरी है। CWC की 4 घंटा चर्चा चली और 4 घंटा चर्चा के बाद ये जो बात राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी ने जाति जनगणना के बारे में जो बात कही थी उसे CWC ने मुहर लगाया। सभी सदस्यों ने एक मतेन कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए क्योंकि इससे चाहे वो किसी वर्ग को हो, मान लो हम अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग कहते हैं, अपर क्लास की बात करें, इसमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो 75 साल में विकास के दौर में पिछड़ गए हैं, या शैक्षणिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। इन सब चीजों में यदि पिछड़े हैं तो उनके लिए योजना बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जनगणना करना। हम अपर क्लास में भी देखते हैं बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो अपर क्लास में आते हैं लेकिन आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति उनकी कमजोर है। पिछड़े वर्ग में भी देखें बहुत सारी जो छोटी हमारी जातियां हैं जिसकी संख्या कम है या शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके लिए योजना बनाना अनुसूचित। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम की जानकारी भी दी। वहीं आपको बताते चले कि रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि प्रदेश में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे और पहले चरण में राज्य के विधानसभा क्षेत्र में और दूसरे चरण में 27 विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि 3 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। कंगाले ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली होगी। नामावली के संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि 4 अक्टूबर को अंतिम प्रकाशन किया गया है और अंतिम प्रकाशन की तिथि में राज्य के कुल मतदाता 2,03,60,240 है, जिनमें से 1,01,20,830 पुरुष एवं 1,02,39,410 महिला मतदाता पंजीकृत है। प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या 19,839 है। इस प्रकार सेवा निर्वाचकों को मिलाकर प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,80,079 है।
राज्य का ईपी रेशियो 67% है और जेंडर रेशियो वर्तमान में 1012 है, यानी 1000 पुरुषों पे 1012 महिला मतदाता दर्ज है। विधानसभा 18 के दौरान जो है कुल मतदाताओं की संख्या 1,85,00,000 थी और आज जो है 9.5% जो है पिछले सामान्य चुनाव से ये संख्या बढ़ गई है। चिन्हांकित दिव्यांग मतदाताओं की संख्या राज्य में 1,60,955 है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने टिकट वितरण को लेकर बोला कि बीजेपी ने टिकट वितरण को लेकर अगुवाई की है और बीजेपी ने 85 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आगोश में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोटाले के कारण बीजेपी के पक्ष में एक वातावरण बना है और बीजेपी ने पहले टिकट वितरण भी करके यह तय कर दिया था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। और पूर्व मंत्री ने कहा कि 15 साल की सरकार के कामों को याद करते हुए 5 साल की कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शराब घोटाले में 20,000 करोड़, कोयला घोटाले में 500 करोड़ और मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर बहुत से घोटालों के आरोप भी लगाए। बीजेपी की दूसरी सूची जारी होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 90 में से 85 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 85 प्रत्याशियों में आदिवासी समाज से 3 प्रत्याशी, 10 अनुसूचित जाति से और 31 प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग से है। वहीं आपको बताते चले कि 14 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। 43 प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ेंगे और इस बार 34 युवा प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। वहीं आपको बताते चले कि इंदौर में विधानसभा से अरुण साव को टिकट दिया गया है, तो वहीं अभी बिलासपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि परिवर्तन यात्रा के बाद प्रदेश में परिवर्तन की हवा चल रही है, नौजवानों में आक्रोश है और खुशहाल छत्तीसगढ़ अब आगे बढ़ेगा। इसके लिए बीजेपी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरेगी। भूपेश सरकार से छुटकारा मिलेगा। चुनाव आयोग ने चुनाव की अधिसूचना आज जारी की है, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव की तारीखों की प्रतीक्षा कर रही थी। छत्तीसगढ़ की जनता भी चुनाव के लिए तैयार है, भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 21 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था और आज 64 प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कुल मिलाकर 90 में से 85 विधानसभा क्षेत्रों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इन 85 प्रत्याशियों में कुल मिलाकर आदिवासी समाज से 30 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में होंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए आचार संहिता लागू होने पर राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई और जिले में निर्वाचन तिथि घोषित होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक भी ली। वहीं आपको बताते चले कि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्ष भागीदारी निभाने और सहयोग करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसलिए कोई भी राजनीतिक दल जाति, धर्म, भाषा के आधार पर कोई टिप्पणी ना करे। कलेक्टर ने सभी राजनीतिक दलों से सभा और रैली करने से पहले प्रशासन को सूचना देने और चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्ष रूप से सहयोग करने की अपील की। चुनाव की घोषणा कर दी गई है और जैसे ही अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन का, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशील हो जाता है। जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशील हो गया है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। पूरे प्रशासन के पुलिस के अधिकारी सजग हैं तथा हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हमारे द्वारा एसएसटी और एसएसटी का गठन कर दिया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम और स्थैतिक निगरानी दल का भी गठन कर दिया गया है, जो फंक्शनल हो गए हैं। उनके द्वारा वाहनों की भी जांच की जाएगी तथा जो मुख्य रूप से हमको काम करना है और जिसमें सभी का सहयोग रहेगा वो ये है कि
चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना, किसी भी प्रकार के लॉ को ब्रेक करने से हमको बचना है तथा अपने जो शस्त्र हैं जिनको लाइसेंस दिया गया उनको वापस करना है। हमको धारा 144 जो प्रभावशील हो गई है उसके जो मापदंड दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं, उनका पालन करना है। कोलाहल अधिनियम के जो निर्देश हैं उनका पालन करना। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित हुई। वहीं आपको बताते चले कि जिसके पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी तन्वी हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इसमें आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव आचार संहिता पर सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। वहीं पड़ोसी राज्य गुजरात की बॉर्डर पेट्रोल बैरियर पर विशेष नजर रखने की भी बात कही गई। आपको बताते चले कि गुजरात बॉर्डर पर अवैध तरीके से शराब तस्करी होती रहती है और जिसकी रोकथाम के लिए विशेष इंतजाम के लिए पुलिस विभाग और आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। नवंबर तक आप नाम वापसी कर सकते हैं संबंधित कैंडिडेट। 17 को हमारी वोटिंग होगी और 3 तारीख दिसंबर में मतगणना होगी और चुनाव की जो प्रक्रिया है आयोग द्वारा निर्धारित वो 5 दिसंबर को पूर्ण हो जाएगी। तो जिले में हमारी 3 विधानसभाएं हैं और पूर्व में भी आप लोगों को हमने जब बताया था तो कुल हमारे जो मतदाता हैं वो अभी अराउंड 8 लाख प्लस है, जिसमें कि पुरुष मतदाता झाबुआ में 1.5 लाख के ऊपर है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है 157 और अन्य यहाँ पे 17 है। इसी प्रकार से खांडला में भी 132 पुरुष हैं और 133 महिलाएं। कवर्धा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती ही नजर आ रही है। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी की तरफ से चुनावी लिस्ट जारी किए जाने से कवर्धा में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए विजय शर्मा पर पार्टी कमान ने भरोसा जताया है। जानकारी के अनुसार बीजेपी की लिस्ट पहले ही वायरल होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन फाइनल लिस्ट में विजय शर्मा का नाम होने से कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। जानकारी के अनुसार कांग्रेस की तरफ से टिकट में मोहम्मद अकबर फिर चुनाव में विजय शर्मा को टक्कर देते हुए दिखेंगे या फिर कांग्रेस पूर्व की उम्मीदवार पर अपनी चाल चलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि चुनावी समीकरण में किस हद तक उलटफेर होगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए सीहोर जिले की 4 सीटों में से 3 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी के द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सीहोर जिले की 4 विधानसभा में से 3 विधानसभा में अपने पूर्व उम्मीदवारों को ही भरोसा जताया गया है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला होने के कारण सीहोर विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार था और लिस्ट आने से पहले अनेक नामों की चर्चा विधानसभा में चल रही थी, लेकिन मगर सभी पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने अपने पिछले चुनाव के उम्मीदवारों को ही फिर से मैदान में उतारा है। बुधनी से फिर से एक बार बीजेपी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही मैदान में है, तो जिले की सीहोर सीट से बीजेपी ने फिर से सुदेश राय पर विश्वास जताया है। तो वहीं इछावर की बात की जाए तो इछावर विधानसभा से एक बार फिर करण सिंह वर्मा को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कि आपको बताते चलें कि उज्जैन दक्षिण विधानसभा से डॉक्टर मोहन यादव का टिकट फाइनल कर दिया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव को 2 बार से वह विधायक हैं और वर्तमान में वो उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश शासन का हिस्सा हैं। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद बीजेपी ने अपनी विधानसभा की किताब का चौथा पन्ना भी पलट दिया है, जिसमें उज्जैन दक्षिण से डॉक्टर मोहन यादव की टिकट फाइनल हुई है। तो वहीं अभी उज्जैन उत्तर विधानसभा से किसी भी प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हुआ है।
खबर पखानजोर से है, जहां पर चुनाव तिथि की घोषणा होते ही कांकेर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होने हैं और जिसको लेकर प्रदेश में 9 अक्टूबर से आचार संहिता लागू हो चुकी है और जिसके तहत जिले में शासकीय अशासकीय भवनों, संपत्तियों और सार्वजनिक जगहों पर लगे पोस्टर, होर्डिंग्स तत्काल प्रभाव से हटाए जा रहे हैं। बीजेपी की सूची जारी होने पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी ने प्रदेश की जनता को कोई नया चेहरा इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में जिन प्रत्याशियों को पार्टी ने टिकट दिया था, उन्हीं प्रत्याशियों को दोबारा से पार्टी ने टिकट दिया है और पिछली बार इन्हीं प्रत्याशियों के चलते बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और निश्चित रूप से इस बार भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। सूची में ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिन्होंने सरकार में रहकर कई बड़े घोटालों को अंजाम दिया है, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में कोयला घोटाला हुआ और साथ ही आंख फोड़ कांड का भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। पार्टी की दूसरी सूची जारी हुई है। इस सूची में वही नाम है जो कुछ दिनों पहले वायरल सूची में नाम आए थे, जिन नामों को आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में सीट फटोवल की स्थिति बनी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े नेताओं के कपड़े फाड़ रहे थे, बड़े नेताओं के पोस्टर में कालिख पोती जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नारेबाजी की जा रही थी। अंततः कार्यकर्ताओं के मनोभावों को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन्हीं दागी चेहरों को फिर से प्रत्याशी बनाया है, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी की 2018 में दुर्गति हुई थी। नाम घोटाला के आरोपी, झलकी के आरोपी, चिटफंड घोटाला के आरोपी, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला के आरोपी, स्काई वॉक घोटाला के आरोपी, किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सारे घोटालेबाजों को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। जनता भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र को समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इन घोटालेबाजों को प्रत्याशी बना के एक बार फिर से 2018 के जनादेश को अपमानित करने का काम किया है, क्योंकि इन सारे के सारे लोगों को जनता ने 2018 में। रीवा से बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने रेल मंत्री से मुलाकात कर वंदे भारत ट्रेन की मांग की थी और जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की प्रतिबद्धता और रीवा के बीजेपी नेता गौरव तिवारी के सफल प्रयासों से विंध्य के रीवा को वंदे भारत एक्सप्रेस की बड़ी सौगात मिली है और आज से यह ट्रेन रीवा तक आने जाने लगेगी। वहीं आपको बताते चले कि विंध्य क्षेत्र को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात से यात्रियों में खुशी का माहौल है। दरअसल अब तक रीवा से भोपाल तक जाने के लिए सीधी ट्रेन से एक रात का सफर करना पड़ता था। वहीं अब इस रूट पर यात्रा करने के लिए एक और ट्रेन मिल गई है। खासकर रीवा से जबलपुर या फिर भोपाल तक का कम समय में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। वहीं आपको बताते चले कि वंदे भारत ट्रेन 10 अक्टूबर से जबलपुर के बजाय रीवा से रानी कमलापति के बीच चलेगी और इसके लिए रेलवे ने निर्णय ले लिए हैं। बेमेतरा में विधानसभा क्षेत्र के किसान नेता योगेश तिवारी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी में किसान नेता ने अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में वह शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा कि मैं 30 साल से राजनीति में हूं और पिछले 8 साल से किसान नेता के रूप में संघर्ष कर रहा हूं। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जो पूरे देश की सेवा कर रही है। इस पार्टी में शामिल होकर लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। अब खबर उज्जैन से है, जहां विक्रम विश्वविद्यालय के कालिदास छात्रावास में कल रात हुए विवाद को लेकर सीएसपी के द्वारा परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। वहीं कार्यकर्ताओं की मांग थी कि अभद्र व्यवहार करने वाले सीएसपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया जाए और लगभग 2 घंटे तक चले घेराव के बाद कार्यकर्ता एसपी सचिन शर्मा से मिले और अपना पक्ष रखा। वहीं एसपी के उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया और जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन को समाप्त किया।
शालिग्राम छात्रावास में कुछ कार्यकर्ताओं पे और कुछ छात्रों पे हमला होता है। एनएसयूआई के कुछ गुंडे आते हैं बाहर से धारदार हथियार लेके, चाकू, बेल्ट, डंडे लेकर आदि छात्रों पे हमला करते हैं और गाली गलौज कर गेट पर ताला लगा दिया जाता है। बोले जाता है कि ये छात्रावास हमारा है, किसी के मायका लाल में यहाँ रहने की ताकत नहीं है। जब यह सूचना विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को मिलती है तो रात ठीक 12:30 बजे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्रावास पर पहुंचते हैं तो जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पहुंचते हैं तो जो असामाजिक तत्व वहाँ मौजूद थे वो भाग जाते हैं और पुलिस बल भी साथ में वहाँ पहुंचता है। जब उस घटनाक्रम को लेकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्रावास के स्टूडेंटों को लेकर के माधवनगर थाना में रात 1:30 से 2 बजे के लगभग बीच में उस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं और हम आवेदन देते हैं। तो वहाँ उपस्थित सीएसपी सुमित अग्रवाल जी वहाँ मौजूद होते हैं और आवेदन तो लेते हैं, परंतु आवेदन लेने के बाद जो अपराधियों पर दंडमान में कार्रवाई करनी चाहिए, अपराधियों कुछ वहाँ छिपे थे उन पर ढूंढने की बजाय जो फरियादी रहते हैं और जो हमसे साथ में जो कार्यकर्ता रहते हैं उन पर अपराध करते हैं, गाली गलौज करके बोलते हैं कि बोले ये गाड़ी पे कार्रवाई करो, इस पर नंबर प्लेट टूटी है, मतलब विभिन्न प्रकार की धाराएं बता कर उन पर प्रेशराइज करते हैं कि इनको अंदर करो। जैन जिले में विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज प्रकरण संज्ञान में लाया गया है, जिसके द्वारा बताया गया कि बच्चों की आपस में लड़ाई इस घटनाक्रम को सुलझाने के वहाँ पे जो अधिकारी थे इस तरह की जो भी घटना हुई है और की जो घटनाएं उन सबके जो तकनीकी साक्ष्य है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा है या स्वतंत्र जो साक्षी है, वहाँ पे जो कार्यरत कर्मचारी अधिकारी है उन सबके विस्तृत ध्यान दी गई है। जो भी तथ्य साक्ष्य निकल के आते हैं उसके अनुरूप कार्रवाई की जाए। तो आचार संहिता लगती है उसके बाद आचार संहिता जो लगने का समय है उसके पूर्व में जो कार्यक्रम किया तो इसमें भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम। अब खबर आगर मालवा से है, जहां पर अर्ध घुमक्कर समाज के लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। आपको बताते चले कि जिला निर्वाचन कार्यालय आगर मालवा की ओर से मतदाता जागरूकता के अंतर्गत लोकतंत्र का भाग्य विधाता मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 1 दिवसीय कैंप जागरूकता शिविर का पंचायत भवन में लगाया गया और जिसमें पंचायत क्षेत्र के आसपास अर्ध घुमक्कर समाज के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए स्वीप मशीन का भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ हर्षद सिमरन जीत कौर, पीसीओ बाबूलाल मेघवाल आदि प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सिंगरौली एनटीपीसी शक्तिनगर के नेगर सामाजिक दायित्व के तहत ग्रामीण समुदायों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में मच्छरदानी का वितरण किया गया और इसका उद्देश्य बरसात के मौसम में मच्छर जनित बीमारियों के खतरे को कम करना और स्थानीय निवासियों के लिए समग्र कल्याण में योगदान करना है। एनटीपीसी सिंगरौली में मच्छरदानी के वितरण के साथ साथ स्थानीय निवासियों को मच्छरदानी के उपयोग और अन्य निवारक उपायों के महत्व के बारे में भी सूचित किया गया और इसके अलावा एनटीपीसी के द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आपको बताते चले कि 300 से अधिक मच्छरदानी का वितरण कर कोटा गांव के जरूरतमंद ग्रामीण जनों को लाभान्वित किया गया है। तिल्दा के विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खम्बरिया में रामा स्पंज एंड स्टील पावर संयंत्र स्थापना को लेकर पर्यावरण जनसुनवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई। जनसुनवाई में उद्योग स्थापना को लेकर खम्बरिया के ग्रामीणों ने समर्थन किया। वहीं आपको बता दें कि जनसुनवाई में ग्रामीणों की पहली मांग है कि क्षेत्रीय बेरोजगारों को 70% रोजगार मुहैया कराया जाए और वहीं कुछ लोगों ने शिक्षा स्वास्थ्य पर भी बल दिया। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय बेरोजगारों को योग्यता के अनुसार क्षेत्र में संचालित संयंत्रों में रोजगार मुहैया कराने की मांग की है। तो वहीं रामा स्पंज एंड स्टील पावर संयंत्र प्रबंध के एमडी संजय गोयल ने कहा कि उनकी तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में हर संभव विकास कार्य कराए जाएंगे और क्षेत्रीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिया जाएगा। पावर प्लांट के पर्यावरणीय जन सुनवाई आज यहाँ पे शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। पर्यावरणीय जन सुनवाई में यहाँ के सभी जन समुदाय से विचार टीका टिप्पणी प्राप्त हुए हैं। प्रबंधन के द्वारा भी
सारे टीका टिप्पणी विचार पर उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। सारे बिंदुओं को रिकॉर्ड भी कर लिया गया है और ये शांतिपूर्ण जन सुनवाई। चित्रकूट के बास्तानार ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मनमानी को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की और उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने कहा कि 20 साल से कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुश्किल से महीने में 1-2 बार ही केंद्र आती हैं और ग्रामीणों के द्वारा पूछने पर कलेक्टर के पास जाने को कहती हैं। आपको बताते चले कि बर्खास्तों से बाहर ग्रामीणों ने इस बार कलेक्टर के पास शिकायत की तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सामान्य सभा में बर्खास्त कर दिया गया और वहीं पूरक पोषण आहार से लेकर आंगनबाड़ी में मिलने वाली सारी सुविधाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों को नहीं खिलाया और न ही उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखा जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि जिसका विरोध करना ग्रामीण जनपद से लेकर कलेक्टर दफ्तर तक किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पीना।